हेलो, मेरा नाम है गौरव। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल। देखिए, एक न्यूमेरिकल हमने पहला लिया हुआ है। इस न्यूमेरिकल में एक आइडियल ट्रांसफार्मर दिया हुआ है। ठीक है, एक आइडियल ट्रांसफार्मर दिया हुआ है जिसकी सेकेंडरी में लोड है 5 एट एन एंगल 30 डिग्री ओम इम्पीडेंस। ठीक है, और हमें इस आइडियल ट्रांसफार्मर में एक तो निकालना I2 करंट सेकेंडरी वाइंडिंग में, एक I1 करंट प्राइमरी वाइंडिंग में, एक हमें फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और पावर फैक्टर निकालना है सेकेंडरी साइड में। ठीक है, तो ये चीज हमको निकालनी है, पावर फैक्टर सेकेंडरी साइड में या फिर प्राइमरी साइड में। अब देखिए, हमको दिया हुआ है कि ये जो ट्रांसफार्मर है ना, ये आइडियल ट्रांसफार्मर है। अब आइडियल ट्रांसफार्मर की क्या कंडीशन होती है बताओ मुझको। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, और आइडियल ट्रांसफार्मर में लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है? वो भी 0 होता है। ठीक है ना। और आइडियल ट्रांसफार्मर में कोर लॉस बताओ मुझको कितना होगा? कोई भी कोर लॉस नहीं होगा। कोर लॉस कितना होगा? 0 होगा। और देखिए, किसी भी आइडियल ट्रांसफार्मर में जैसे ही हम सोर्स में वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसकी कोर में फ्लक्स एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी करंट वो सोर्स से नहीं लेगा अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है तो। इसका मींस आइडियल ट्रांसफार्मर में IM कितनी होगी? 0। इसका मींस वो सोर्स से कोई भी मैग्नेटाइजिंग करंट नहीं लेगा। समझ आ गई यहां तक बात? आगे देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, हमको निकालना है I2। ठीक है, I2 निकालने के लिए हमें सेकेंडरी वाइंडिंग में चाहिएगी क्या? E2 वोल्टेज। अगर E2 वोल्टेज निकल जाए तो I2 हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, एक बात देखिए आप, चूंकि ट्रांसफार्मर आइडियल है तो इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, कोई भी रिएक्टेंस नहीं होगा। इसका मींस जितनी वोल्टेज यहाँ पे है 200 वोल्ट, वो पूरी पूरी 200 वोल्ट कहाँ पे होगी? इस E1 में होगी। होगी या नहीं होगी? ठीक है ना, इस E1 में होगी क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज हम जानते हैं सेम होती। तो ये जो 200 वोल्टेज है पूरी की पूरी वोल्टेज E1 में मिल जाएगी क्योंकि इसमें ना तो कोई रेजिस्टेंस है और ना ही कोई रिएक्टेंस है। ठीक है, तो बताओ मुझको E1 कितनी आई? तो यहां से E1 हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 200। और अगर मैं इस सप्लाई वोल्टेज को रेफरेंस वोल्टेज मानूं तो हम लिखेंगे 200 और एंगल लिखेंगे 0 डिग्री। देखिए, जो भी हमें यहाँ रेटिंग में दी हुई होती है ना, वो उसकी RMS वैल्यू होती है। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज, इसका मतलब ये AC भी है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो 200 एट एन एंगल 0 डिग्री। अब अगर मुझको निकालना हो E2, तो E2 कैसे निकलेगा? देखो, तो E2 डिवाइड बाई E1, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे N2 डिवाइड बाई N1। तो यहां से अगर निकालना हो E2 तो क्या होगा बताओ मुझको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये होगा E1 N2 डिवाइड बाई N1। तो क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा, देखो E1 कितना है? 200 एट एन एंगल 0 डिग्री, और इनटू में क्या आएगा? N2 कितना है? 75 डिवाइड बाई 150। तो ये कितना आ जाएगा बताओ? देखो, 75 डिवाइड बाई 150, 2 बचेगा, 2 से 200 100 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो 100 टाइम्स एट एन एंगल 0 डिग्री और वोल्ट। तो ये सेकेंडरी की वोल्टेज कौन सी आ गई? E2 वोल्टेज आ गई। अब देखो, हमको अगर E2 मिल गई यहाँ पे तो I2 निकालना बहुत आसान है। तो I2 हम कैसे निकालेंगे? देखो, I2 होगा सिंपल E2 डिवाइड बाई ये Z, ये जो भी Z है लोड का इम्पीडेंस। तो E2 कितना है बताओ? E2 है 100 एट एन एंगल 0 डिग्री डिवाइड बाई क्या होगा? Z कितना है? Z है 5 एट एन एंगल 30 डिग्री। तो ये कितना आएगा? देखो, 5 से 100 20। ठीक है, और एंगल देखिए जब डिवाइड होता है तो घट जाते हैं, तो कितना आएगा? -30 डिग्री एम्पियर। अब अगर इस वोल्टेज और करंट के बीच में अगर मुझको फेजर डायग्राम बनाना हो तो कैसा बनेगा? देखो, बहुत सिंपल है। अगर इस E2 को मैं रेफरेंस मानूं, ये मान लीजिए अगर E2 है इस डायरेक्शन में, तो I2 करंट कहाँ होगा? -30 डिग्री पे। I2 करंट कहाँ होगा? -30 डिग्री पे। तो ये देखिए, ये करंट होगा I2 करंट, कितने एंगल पे होगा? 30 डिग्री में। ठीक है, और करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। इसका मींस पावर फैक्टर जो निकलेगा तो वो क्या होगा? लैगिंग होगा। अब देखिए, पावर फैक्टर क्या होता है?
वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है उसका कोसाइन क्या होता है, पावर फैक्टर। इसका मीन्स अगर मुझको लिखना हो पावर फैक्टर cos फाई सेकेंडरी साइड में तो क्या लिखूंगा मैं, तो cos फाई बराबर होगा, देखो cos और वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, तो वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये देखिए cos 30, इसका मीन्स कितना आ जाएगा √3/2, ये पावर फैक्टर होगा आंसर, ठीक है। और लैगिंग हुआ, ठीक है, कैसा हुआ, लैगिंग पावर फैक्टर ये निकलेगा। चलिए तो हमने क्या निकाल दिया यहाँ से, I2 हमने निकाल लिया। अब हम निकालने वाले हैं कि I1 करंट कितना आएगा। देखो I1 करंट हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, अगर इस इंपीडेंस, दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो ये इस इंपीडेंस को मैं प्राइमरी साइड में ले जाऊं, इसका मीन्स इस सर्किट को मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना दूं, रेफर टू द प्राइमरी साइड, और या फिर हम करंट के रेशो से भी इसको निकाल सकते हैं। तो दोनों तरह से निकाल लेते हैं। करंट के रेशो से निकालते हैं पहले। देखो हम जानते हैं I1 डिवाइड बाई I2 क्या होता है, ये होता है N2 डिवाइड बाई N1, होता है ना, होता है। तो देखो यहाँ से हमको अगर निकालना हो I1 तो हम क्या लिखेंगे, देखो I1 बराबर होगा I2 और N2 में क्या होगा बताओ मुझको, ये होगा N2 डिवाइड बाई N1, ठीक है। अब देखिए I2 हमने क्या निकाला था, तो I2 हमने निकाला था अभी 20 एट एन एंगल माइनस के 30 डिग्री, यही था ना। और N2 बताओ मुझको, N2 कितना था, N2 था 75 डिवाइड बाई N1 कितना था 150, इसका मीन्स कितना आ जाएगा 10 एट एन एंगल माइनस के 30 डिग्री, 10 एट एन एंगल माइनस के 30 डिग्री एम्पियर। अब अगर प्राइमरी वाइंडिंग में पावर फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज क्या है, वोल्टेज है देखो इस डायरेक्शन में कितनी है, ये 200 एट एन एंगल 0 डिग्री, और करंट कहाँ है माइनस के 30, ये देखो I1 करंट होगी, तो इसका मीन्स, और दोनों के बीच में एंगल कितना 30 डिग्री, तो पावर फैक्टर कितना निकलेगा cos 30 √3/2, ठीक है। चूंकि आइडियल ट्रांसफार्मर है इसलिए जितना पावर फैक्टर सेकेंडरी साइड में होगा उतना ही पावर फैक्टर प्राइमरी साइड में भी होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर कैसा है आइडियल। तो आप याद रखिएगा कि आइडियल ट्रांसफार्मर में जितना पावर फैक्टर सेकेंडरी साइड में होगा, लोड पे होगा, उतना ही पावर फैक्टर प्राइमरी में भी होगा। चलिए तो हमने यहां से क्या निकाल लिया, I1 निकाल लिया। अब एक और तरीका देखिए I1 को निकालने का, देखिए एक और बेहतरीन तरीका I1 को निकालने का हम देखते हैं। देखो इस इंपीडेंस को हम प्राइमरी साइड में ले जा रहे हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो, तो अगर मुझको निकालना हो Z2 ठीक है ना, तो Z2 कैसे निकलेगा, प्राइमरी साइड में ले जा रहे हैं तो कैसे निकलेगा, देखो प्राइमरी साइड में जब भी हम अगर प्राइमरी साइड में ले जाएंगे तो N1 को ऊपर रखना है, तो N1 अपॉन N2 और इसका क्या होगा स्क्वायर, और N2 में क्या आ जाएगा Z2, ठीक है ना। देखो प्राइमरी साइड ले जाएंगे तो N1 ऊपर होगा, और जब सेकेंडरी साइड ले जाएंगे तो N2 ऊपर होगा, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो N1 कितना है बताओ मुझको, N1 है 150, तो 150 डिवाइड बाय कितना होगा 75, और इसका क्या होगा स्क्वायर, और इनटू में क्या होगा Z2 कितना है, ये है देखो 5 एट एन एंगल 30, ठीक है। तो यहां से Z2 बताओ मुझको क्या निकलेगा, देखो 75 से 152 टाइम्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, और 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, तो 20 एट एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है, ये ओम। इतना इंपीडेंस आएगा जब इसको हम रेफर कर देंगे किस साइड में, प्राइमरी साइड में, ठीक है। चलिए अब देखिए अगर हम इसको प्राइमरी साइड ले जाएंगे तो अब देखो क्या निकलेगा, इस Z2 को हम प्राइमरी साइड लेंगे तो सर्किट कैसा बनेगा, देखो ऐसे करके, और ये Z2 हुआ, ठीक है ना। और यहाँ क्या बनेगा देखो, और यहाँ आ जाएगी वोल्टेज कितनी 200 वोल्ट, तो करंट निकालना है, तो I1 करंट कितना होगा, तो I1 बराबर होगा 200 डिवाइड बाई Z2 कितना है 20 एट एन एंगल 30, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स जाएगा देखो 10 टाइम्स, और एंगल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए एम्पियर सेम निकला, तो ये निकल गया I1, ठीक है।
तो ऐसे हमारा क्या निकल जाएगा I1। तो आप दोनों तरीके से में से कोई सा भी लगा सकते हैं। अब हमको निकालना है देखो फाई एम, तो फाई एम कैसे निकालेंगे? देखो बहुत सिंपल है। हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ी थी इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन, तो हमने क्या देखा था, E1 बराबर क्या निकलता था, E1 होता था √2 इंटू में पाई इंटू में फाई एम इंटू में फ्रीक्वेंसी एफ और इंटू में टर्न रेशियो N1। E1 बराबर ये निकलता था ना। अब देखिए फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है 50 हर्ट्ज, N1 हमको दिया हुआ है 150, E1 हमको दिया हुआ है कितना 200। हमको क्या निकालना है, फाई एम। नहीं निकाल पाओगे क्या? बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो फाई एम कितना आ जाएगा देखो मुझको बताओ। तो फाई एम आएगा यहाँ से E1 कितना है देखो 200 डिवाइड बाई हो जाएगा देखो √2 पाई और फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज और इनटू में नंबर ऑफ टर्न्स कितने प्राइमरी वाइंडिंग में 150। ठीक है, आप सेकेंडरी साइड से भी निकाल सकते हैं, आप ट्राई कीजिएगा, सेम आएगा। ठीक है, ये जो भी फ्लक्स आएगा वो कितना आ जाएगा, वेबर में आ जाएगा। इसको आप कैलसी से कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल हमने कर लिया, बहुत आसान था, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए हमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। इस न्यूमेरिकल में देखो दिया हुआ है कि प्राइमरी साइड में वोल्टेज है 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ठीक है, सप्लाई कितनी है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। टर्न रेशियो दिया हुआ है 150 और अनुपात 75। ठीक है, 150 रेशियो 75। और इसमें दिया हुआ है कि जो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है वो है 200 ओम और जो कोर का जो रेजिस्टेंस है वो है 400 ओम। जो कोर रेजिस्टेंस आता है ना वो कितना आता है 400 ओम। तो हमें इसमें क्या निकालना है देखो, तो पहला क्वेश्चन हमको इसमें क्या निकालना है, एक तो निकालना है मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें हमको निकालना है कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट। और थर्ड हमको क्या निकालना है, थर्ड हमको निकालना है नो लोड करंट I0। और फोर्थ हमको निकालना है नो लोड पावर फैक्टर, नो लोड पावर फैक्टर। ठीक है, तो ये चार चीजें हमको निकालनी। तो इसको आप पॉज कीजिएगा यहाँ से और खुद ट्राई कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखो अगर इसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं और हमको ये दिया हुआ है कि सेकेंडरी साइड क्या है ओपन है, तो इक्विवेलेंट सर्किट देखिए कैसा बनेगा। एक प्राइमरी वाइंडिंग होगी, प्राइमरी वाइंडिंग कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसका कुछ रिएक्टेंस होगा। ठीक है, और प्राइमरी वाइंडिंग में उसका कोर का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और रिएक्टेंस होगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, और ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। इसको मैं बना देता हूं सेकेंडरी वाइंडिंग और जिसको हमने क्या किया हुआ है, ओपन किया हुआ है। चलिए अब देखिए एक बात, आप जब सेकेंडरी साइड में करंट ये I2 कितना है, ओपन है, ओपन का मींस करंट कितना है 0। ओपन का मींस करंट कितनी जाएगी 0, कोई करंट नहीं जाएगी। तो अगर I2 0 है इसका मतलब I1 डैश जो इस लोड की वजह से करंट आती है वो भी कितनी आएगी 0, क्योंकि जब लोड में ही करंट नहीं है तो I1 डैश भी क्या आएगी 0 आएगी। इसका मींस इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बचेगा देखिए इस केस में, तो ये वाला पार्ट करंट जब 0 है तो ये वाला पार्ट हम बनाएंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि करंट क्या है 0 है। ये क्या है RC और ये है XM, XM लिख देते हैं इसको। अब देखिए आप, और यहां वोल्टेज कितना है, यहां वोल्टेज था 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। अब एक चीज देखिएगा आप, चूंकि हमने ये बोला था उस टाइम पे ना कि ये जो RC है ठीक है या XM है, ये दोनों क्या होते हैं हाई होते हैं, जैसा कि दिख रहा है देखो 200 ओम 400 ओम, तो ये हाई है। इस हाई रेजिस्टेंस की वजह से जो सोर्स से करंट निकलने वाला है जिसको हम क्या बोलेंगे इस केस में नो लोड करंट, क्योंकि लोड नहीं है। ये नो लोड करंट कैसा होता है, वेरी लो होता है। अगर ये नो लोड करंट वेरी लो है तो इस इंपीडेंस में, इस रेजिस्टेंस रिएक्टेंस या टोटली इस इंपीडेंस में वोल्टेज का ड्रॉप क्या होगा, बहुत कम होगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं नेग्लिजिबल मान के हटा सकते हैं। ठीक है, इसका मीन्स हम ये मान रहे हैं यहाँ वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। इसका मीन्स जब वोल्टेज ड्रॉप 0 है तो इस ब्रांच को हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। वोल्टेज 0 का मतलब क्या होता है, शॉर्ट। तो जब भी हम नो लोड का सर्किट बनाएंगे तो नो लोड का सर्किट बनेगा ऐसा। इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर लीजिए आप, फेजर डायग्राम।
ठीक है, हमको फेजर डायग्राम बनाना है नो लोड के केस में। अब देखिए आप, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमको निकालना है, देखिए ये सर्किट बन गया, अगर ये आपका बन गया तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हमको देखो पहले क्या निकालना है, आई एम करंट, ठीक है, हमको क्या निकालना है, देखिए आई एम करंट, तो हमको ये आई एम करंट निकालनी है। बताइए आई एम कैसे निकलेगी, तो आई एम निकालने के लिए देखिए बहुत आसान है। एक चीज देखिए आप, ये 200 वोल्ट, ठीक है, और हम ये जानते हैं कि वोल्टेज पैरेलल में क्या होती है, सेम होती है। इसका मीन्स ये 200 वोल्ट अगर यहाँ है, ठीक है, तो ये 200 वोल्ट कहाँ होगी, आरसी पे होगी, और ये 200 वोल्ट कहाँ होगी, एक्सएम पर होगी, ठीक है ना। तो इसका मीन्स अगर मुझको आई एम करंट निकालनी हो तो आई एम करंट कैसे निकलेगी, देखो वोल्टेज कितनी है इस एक्सएम पे, 200, इसको हम रेफरेंस मानेंगे तो 200 एट एन एंगल 0 डिग्री, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, देखो डिवाइड बाई जे एक्सएम कितना है, देखो 200, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा बताओ मुझको, इस जे को अगर आप, ये जे को हम क्या बोलते हैं, अगर एंगल में लिखना हो तो इस जे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री, क्योंकि जे का मीन्स क्या होता है, 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो आंसर देखिए क्या आएगा, ये आएगा देखो 1 एट एन एंगल -90 डिग्री, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा देखिए सिमिलरली दूसरा होगा, दूसरे में हमको क्या निकालना है, हमको निकालना आईसी, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, ठीक है। देखिए ये होता है आईसी करंट, बताइए मुझको आईसी करंट कैसे निकलेंगे, वोल्टेज कितना है, देखिए 200 वोल्ट, ठीक है, तो ये क्या निकलेगा, देखो 200 एट एन एंगल 0 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस आरसी, तो आरसी हमको दिया हुआ है, आरसी हमको कितना दिया हुआ है, 400, तो ये कितना होगा, देखो 400, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा देखो 0.5 एट एन एंगल 0 डिग्री, तो हमारा आईसी भी आ गया। अब इसके बाद देखो हमको क्या निकालना था, आई नॉट, तो अगर आई नॉट निकालना हो तो देखो आई नॉट कैसे निकलेगा, तो आई नॉट करंट हमने क्या देखा था, आई नॉट करंट होता है देखो आई एम, ठीक है ना, वेक्टर में, और प्लस के आई सी, वेक्टर का मीन्स ये है कि हमको डायरेक्ट सम नहीं करना, हमको कैसे करना है, अलजेब्रिक सम। इसका मीन्स ये भी मत लगाइए आप वेक्टर, इसका मीन्स है देखो आई नॉट क्या निकलेगा, आई एम कितना है, 1 एट एन एंगल -90 डिग्री प्लस 0.5 एट एन एंगल 0 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को आप कैलसीज ऐड कर लीजिएगा, या फिर देखिए 1 एट एन एंगल -90 डिग्री है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिख देंगे, देखो तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 1 cos 90 माइनस के 1 sin 90, होगा या नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, जी भी आएगा, और प्लस के कितना हो जाएगा, देखो 0.5, ठीक है ना। और आपने उससे किया होगा ना, देखो ये हो जाएगा ए, ये तो जी cos 90 0 हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा, कुल मिला के ये आएगा देखो 0.5 और माइनस जे, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हमारा क्या निकल गया, आई नॉट, ठीक है ना। इसको मैं ऊपर लिख दूंगा, ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो आई नॉट हमारा क्या निकला, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो आई नॉट हमारा निकला, देखिए ये तो 0 जाना है, ये निकलेगा देखो माइनस के जे और प्लस के, ये कितना है 0.5, ठीक है, तो ये आई नॉट निकल जाएगा। और ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अंडर रूट में कर दीजिएगा तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और एंगल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए अब तो मैग्नीट्यूड और एंगल आप निकाल लीजिएगा। इसके बाद देखिए अब हमको क्या निकालना था, आई नॉट निकल गया, और नो लोड पर पावर फैक्टर निकालना है, फेजर डायग्राम बनाना है। अब देखिए इस सर्किट को मैं हटा रहा हूं, अब हम फेजर डायग्राम बनाने वाले नो लोड पे, हालांकि हम पहले बना चुके हैं। तो देखिए फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, अगर मैं इस फ्लक्स को रेफरेंस मानता हूं, ठीक है, इस फ्लक्स को हमने क्या माना, रेफरेंस माना, और हम जानते हैं कि आई एम करंट कहाँ होता है, इस फ्लक्स की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इंड्यूस्ड वोल्टेज हम जब बोल रहे थे, दोनों ही केस ले सकते हो आप, या तो 90 डिग्री लैग ले लीजिए, लीड हम लैग ले लेते हैं, तो 90 डिग्री लैगिंग पे हमने क्या बोल दिया, E1 होगा, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, देखिए ये स्टेप डाउन है तो E2 थोड़ा कम होगा, और हमने क्या देखा था, इस E1 के 90 डिग्री मतलब माइनस E1 क्या निकलता था, V1, और इस V1 की डायरेक्शन में कौन आता था, IC, तो इस V1 की डायरेक्शन में कौन आएगा, IC। देखिए अगर आपने मेरा ये नो लोड ट्रांसफार्मर वाला लेक्चर नहीं पढ़ा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहां पे आपको ये मिल जाएगा, पहले उसको देखिएगा। और इन दोनों को जब हम अलजेब्रिक सम कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा आई नॉट,
ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर मुझको आई नॉट निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, देखो आई एम स्क्वायर प्लस के आई सी स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है, ये कर दीजिएगा। तब भी आपका देखिए यहाँ से भी अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आएगा 1 का स्क्वायर और प्लस के 0.5 का स्क्वायर और अंडर रूट, और एंगल निकालेंगे तो ये देखिए क्या आएगा, tan इनवर्स प्लस 1/0.5, माइनस साइन इसलिए आएगा कि ये माइनस था ना, ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स 1/0.5 ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस आई नॉट और इस V1 के बीच में जो एंगल होगा वो आप निकाल लीजिएगा, जिसको हमने क्या बोला था, थीटा नॉट आप निकाल लीजिएगा सिंपली, ये जो भी आएगा वो थीटा नॉट आएगा, ठीक है। और कॉस थीटा नॉट अगर आप कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नो लोड पर पावर फैक्टर, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। तो ये इस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल को कर लिया नो लोड ट्रांसफार्मर पे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में और न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू।